everyone. This is your SST class, and today we are going to continue our first chapter of geography from your book, that is my joyful book of social science. In our previous class, we have learned about the biosphere and landscapes. Okay, सो हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर क्या होता है. एक बार हम फिर से उसका क्विक रिवीजन करेंगे. साथ ही हमने जाना था अबाउट द इकोसिस्टम एंड द फूड चेन. आई होप आप लोगों को ये अच्छे से लर्न हो गया होगा और समझ आया होगा और आप लोगों ने चैप्टर भी रीड किया होगा. नाउ लेट्स हैव अ रिकैप एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. सो किड्स, हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर के बारे में. बायोस्फीयर क्या है? The layer of the planet Earth where life exists. बायोस्फीयर वो लेयर है अर्थ की जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब लाइफ कहीं पर भी हो सकती है. लाइफ होती है अंडर वाटर भी और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ भी. ठीक है. तो समुद्र की गहराई से लेकर समुद्र के लेवल के 10 किलोमीटर ऊपर तक जो लेयर होती है वो पूरी बायोस्फीयर होती है. उसमें सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स, सभी ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं और साथ ही उसमें आ जाती है सॉइल, सैंड, रॉक एट्सेट्रा भी. तो हमारी बायोस्फीयर की जो लेयर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है. ठीक है. इसके अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहला लिथोस्फीयर, जैसे कि आपको शो हो रहा है. लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या है? सॉइल है और रॉक्स हैं. लिथोस्फीयर में सॉइल और रॉक्स होती हैं. ठीक है. यानी जो लैंड एरियाज़ होते हैं हमारी अर्थ के, जहाँ पर सॉइल होती है, रॉक्स होती है, वो लिथोस्फीयर होता है. और सेकंड है हमारा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, यानी सभी फॉर्म्स में वाटर. अलग अलग फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर है पोंड, लेक, रिवर या फिर ओशन. ठीक है. किसी भी फॉर्म में वाटर बॉडी हो, कोई भी वाटर हो, तो वो हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. और तीसरा है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या होता है? गैसेस होती है, एयर होती है. ठीक है. और ये भी बहुत सारे लेयर से मिलकर बनता है हमारा एटमॉस्फेयर. सो ये तीनों ही चीज़ें कंबाइंड होकर ये तीनों चीज़ें और बनाती हैं हमारा बायोस्फीयर. गॉट इट एवरीवन? इसके बाद हमने पढ़ा था इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया. इकोसिस्टम में सभी लिविंग थिंग्स आ जाते हैं एक गिवन एरिया में. ठीक है. यानी दिए गए जो एरिया होता है उसके अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं वो सब मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है नीचे दिया गया है आपको. इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है. इसका एक पार्ट तो है इकोलॉजिकल बैलेंस. इसका मतलब होता है ये सूटेबल होता है कि इसके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ साथ में मिलकर रहती हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है. जो गिवन एरिया है हमारा उसके अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है. इकोलॉजिकल बैलेंस होता है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ यानी अलग अलग प्रजातियां मिलकर रहती है. जैसे फॉरेस्ट में एलिफेंट भी रहते हैं, लायन भी रहते हैं, डियर भी रहते हैं, तो बर्ड्स भी रहते हैं और सभी चीज़ें एक साथ मिलकर रहती हैं. तो वो हमारा क्या बनाती हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस उससे बनता है. फिर सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. एंड अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द अबायोटिक कंपोनेंट. जितने भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं. और साथ ही हमने पढ़ा था अबाउट द फूड चेन. फूड चेन क्या है? फीडिंग रिलेशनशिप है अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जब एनिमल्स के अंदर एक फीडिंग रिलेशनशिप बन जाता है. फूड चेन के बारे में हमने पढ़ा था. एक प्रोड्यूसर होता है जैसे कि ग्रास या कोई भी ट्री, प्लांट एट्सेट्रा. उन्हें खाते हैं हर्बीवोर एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं और सरवाइव करते हैं. फिर उन्हें खाते हैं कार्निवोर एनिमल जैसे लायन, टाइगर. तो इस तरह से वो जो फीडिंग रिलेशनशिप है वो बना रहता है और यही कहलाता है हमारा फूड चेन. अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे
और साथ ही हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा अपना वर्क। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 9। सो ओपन योर बुक्स एवरीवन, पेज नंबर 9। ओके, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। In a food chain, there are producer and consumer. A food chain always starts with a producer, an organism that make its own food. एक फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके अंदर एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। सो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है फूड चेन। एक कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, वो किसी और को खाकर अपना खाना गेन नहीं करते बल्कि वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। सो इसी तरह से जो हमारा प्लांट है या ग्रास है वो हमारे प्रोड्यूसर हो जाते हैं। अ ग्रीन प्लांट इज़ यूजुअली अ प्रोड्यूसर एज प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अ फूड चेन एंड विद द कंज्यूमर, एन ऑर्गेनिज्म that eat plant or animal. The consumer or animal that can be herbivore or carnivore. Many food chains are found in a region and form a complex web called food web. सो इस तरह से फूड चेन जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर पर एंड होती है। अब कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर तो वो होता है जो खुद का खाना बनाता है खुद, और कंज्यूमर कौन होता है जो उस खाना बनाने वाली चीज़ को कंज्यूम कर लेता है एज देयर फूड। तो जो हमारा कंज्यूमर होता है वो कोई हर्बीवोर या कोई कार्निवोर एनिमल हो सकता है। सो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन अगर किसी एरिया में, किसी रीजन में पाई जाती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाती है जिसे कहते हैं फूड वेब। गॉट इट एवरीवन? अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी मेजर लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है भू आकृतियाँ। आपने देखा ही होगा हमारी अर्थ कितनी डिफरेंट है, कहीं पर हमारी वाटर बॉडीज़ है तो कहीं पर लैंड सरफेस है। अब ये जो लैंड सरफेस होता है तो वो भी एक जैसा नहीं दिखाई देता है, हर जगह से अलग है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ होते हैं तो कहीं पर वैलीज़ हैं, कहीं पर प्लेटोज़ है, कहीं प्लेन्स हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। और अर्थ consists of various physical features that make it a beautiful place to live in. As we know, 1/4 of the Earth's surface is covered by land, and this land on the Earth's surface is not the same everywhere. Some places are high while others are low. Some areas have water bodies like river, ocean, and seas. Some lands on the Earth are covered with thick forest, while others are dry and barren, known as desert. All such variation found in the physical feature of the Earth are known as landforms. So kids, हमारी जो अर्थ है आपको पता है उसके बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। फिज़िकल यानी जिन्हें जो चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिज़िकल होती है। सो हमारी जो अर्थ के फ़िज़िकल फीचर्स हैं तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी जित अर्थ है उसका 1/4 पार्ट क्या है, लैंड सरफेस है। ठीक है, 3/4 हिस्सा तो पानी है इसके ऊपर और 1/4 लैंड है। और ये भी सेम नहीं है, कहीं पर बहुत ऊंची ज़मीन है, कहीं से वो हाई है तो कहीं पर लो है। कुछ एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ पाई जाती है जैसे कि रिवर, ओशन और सी। और कुछ लैंड जो होते हैं वो घने जंगलों से कवर्ड है। और तो कहीं पर देखें अगर हम तो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है जैसे कि डेजर्ट या रेगिस्तान। ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर। तो इतनी सारी वेरिएशंस है, इतनी सारी वैरायटीज़ है हमारी अर्थ के फ़िज़िकल फीचर्स की, और ये सभी कहलाती हैं लैंडफॉर्म्स। The various landforms play an important role in the climate, weather, ecosystem and life on the earth. The landforms were formed due to several natural processes and weather conditions such as erosion, wind, rain, ice, frost and chemical action. जो हमारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट, वेदर और इकोसिस्टम में, और जो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है उन सब चीज़ों को बैलेंस करने में। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। वो या तो वेदर कंडीशन, वहाँ के मौसम की जो कंडीशन होती है उस वजह से भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि इरोजन, विंड, रेन, आइस, फ्रॉस्ट,
या फिर केमिकल एक्शंस अगर कोई होते हैं तो उसकी वजह से फॉर्म होते हैं लैंडफॉर्म्स। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द वेरियस फिजिकल फीचर्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर बने हैं वो अर्थक्वेक और वोल्केनोज की वजह से भी बने हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो ज़मीन पूरी तरह से हिल जाती है, जो लेयर्स होती हैं अंदर की वो आपस में मर्ज होने लगती हैं या फिर वो खिसकने लगती हैं। उस वजह से अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, कहीं पर गहराई हो जाती है, ठीक है, वैलीज बन जाती है। और जो वोल्केनोज होते हैं, जब वोल्केनोज निकलते हैं अर्थ के अंदर से इन फॉर्म ऑफ लावा और मैग्मा, सो वो जब बहकर बाहर आते हैं उसके बाद वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो भी उसे शेप देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी रॉक्स बनती हैं। सो जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स को बनाने में। फॉलोइंग आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ। जो नीचे दिए गए हैं वो अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनके नाम है माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर बेसिन, सी एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं। सबसे पहला है हमारा माउंटेन। माउंटेन्स तो आप सभी जानते होंगे, किसे कहते हैं हम माउंटेन्स? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, शार्प जिसकी चोटी होती है, वो कहलाते हैं माउंटेन्स। द हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस इज द माउंटेन। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लैंडफॉर्म है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो लैंडफॉर्म जाता है वो है माउंटेन्स। द माउंटेन्स आर ब्रॉडर एट द बेस एंड नैरो एट स्टीप एट द टॉप। सो माउंटेन्स कैसे होते हैं? बेस यानी जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बेस किसे कहते हैं हम? जो उसका फॉर्मेशन वाला हिस्सा होता है जहाँ से वो शुरू होता है। बेस उसका ब्रॉड होता है यानी चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते उसमें ढाल बनती जाती है। उसकी साइड्स कैसी होती है? स्टीप साइड्स होती है यानी ढाल वाली साइड्स होती हैं, और ऊपर वो जाके सकड़ा हो जाता है, नेरो हो जाता है। द टॉप स्टीप पोर्शन ऑफ द माउंटेन इज नोन एज द पीक। सो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन रहता है किसी भी पहाड़ का, ठीक है, जो नेरो पोर्शन रहता है, एक चोटी सी बन जाती है, उसे हम कहते हैं पीक। सो पीक किसे कहते हैं हम? पहाड़ की चोटी को कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है पहाड़ का। Often mountains are formed due to the strong forces on the earth such as volcanic eruption. So कभी कभी माउंटेन्स जो होते हैं वो अर्थ के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से भी बन जाते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनोज फटते हैं, ठीक है, जब वॉल्केनोज निकलते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यानी सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है पूरी दुनिया में, वो है माउंट एवरेस्ट। आपको पता है ना माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? हिमालयाज़ में है। हमारे इंडिया में जो हिमालय पहाड़ है, हिमालयाज़ की रेंजेस है, उसी पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। और ये कितना ऊंचा है? इट मेजर्स 8,848 मीटर्स, ठीक है, 8,848 मीटर्स ऊंचाई है इसकी, एंड 29,029 फीट above sea level and is a part of the Himalayas ranges that run across Asia. ये हिमालयस रेंजेस का एक पार्ट है जो कि एशिया में है। एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है ना, एशिया इज़ द कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं। हमारा इंडिया भी एशिया में ही आता है, सो हिमालयाज़ है एशिया में। माउंटेन कैन ऑल्सो बी फाउंड डीप अंडर द ओशन एंड द टिप ऑफ द माउंटेन दैट इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन फ्रॉम द आइलैंड। कभी कभी ऐसा होता है कि माउंटेन्स जो होती है वो अंडर वाटर भी होती हैं, ओशंस के अंदर होती हैं वो, और उनका जो टिप होता है यानी सबसे ऊपरी सरफेस जो होता है हिस्सा, वो हमें नज़र आता है सिर्फ, बाकी पूरा पहाड़ पानी के अंदर रहता है और ऊपर का हिस्सा नज़र आता है, तो वो एक आइलैंड की तरह हमें नज़र आता है, एक आइलैंड फॉर्म करता है वो। द मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, इज़ इन द साउथ पैसिफिक ओशन। सो जो मैरियाना ट्रेंच है
मरीना ट्रेंच डीपेस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ का, यानी सबसे ज़्यादा गहरा एक लैंडफॉर्म है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अ चेन ऑफ माउंटेन इज नोन एज माउंटेन रेंज विच यूजुअली एक्सटेंड टू सेवरल किलोमीटर्स। सो जो मैरियाना ट्रेंच है वो एक तरह से बहुत सारे पहाड़ों का एक रेंज है, बहुत सारी माउंटेन्स की रेंज है। माउंटेन रेंज किसे कहते हैं हम? बहुत सारी एक चेन होती है, लाइक अ चेन, बहुत सारे माउंटेन्स बिल्कुल लाइन में रहते हैं, लाइन से बहुत किलोमीटर दूर तक फैले रहते हैं। सो एक तरह की चेन फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं माउंटेन रेंज। नाउ द क्लाइमेट इन द माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द प्लेन्स। जो माउंटेन का क्लाइमेट रहता है वो प्लेन से डिफरेंट रहता है। Often the temperature at the higher altitude is lower than it is in the lower altitude. इसका ये इसलिए रहता है क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर जो वेदर है वो कूल होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। जितने हाई एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे, वहाँ पर तापमान उतना ही कम रहेगा, और जितने नीचे हम आएंगे तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से प्लेन्स में जैसा वेदर रहता है तो माउंटेन्स पे उसके अपोजिट वेदर रहता है। माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। माउंटेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑफ द रीजन दे आर सिचुएटेड इन। और माउंटेन्स जो है वो रेनफॉल की वजह भी होते हैं किसी एरियाज़ में जहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं, वहाँ की रेंज जो है वो माउंटेन से अफेक्ट होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कई माउंटेन्स जो है वो स्नो से ढके रहते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, तापमान वहाँ पर कम रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जो होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ पर स्नो रहती है। अब जो माउंटेन्स है वो किस तरह से रेन के साथ रिलेट करते हैं, वहाँ की बारिश की वजह माउंटेन किस तरह से बनते हैं। सो द साइड ऑफ द माउंटेन, rainfall take place when the cloud strike the mountain. The side of the mountain where the rainfall occur is known as the windward side of the mountain, and the side which is deprived of rainfall is known as the leeward side. So जहाँ से भी बादल आते हैं, जिस डायरेक्शन से बादल आते हैं, जब पहाड़ सामने आते हैं तो वो पहाड़ों से टकराती है, वहाँ की हवाएं और बादल पहाड़ों से टकराते हैं, उसकी वजह से किसी एरियाज़ में बारिश होती है। जिस एरिया में बारिश होती है, ठीक है, पहाड़ के टकराने की वजह से, वो एरिया कहलाता है या वो साइड कहलाती है विंडवर्ड साइड। और उसके अपोजिट जो साइड रहती है, उसके पीछे जो साइड रहती है, जहाँ तक वो बादल पहुँच नहीं पाते हैं और उससे पहले ही बारिश हो जाती है, जो अपोजिट साइड रहती है वो कहलाती है लीवर्ड साइड, जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। नो मोर, the Mauna Kea mountain in the Pacific Ocean is 10,205 meter high from the bottom of the sea, but most of its part is submerged in the sea. एक मोना किया माउंटेन जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, वो 10,205 मीटर हाई है सी बॉटम से, यानी समुद्र की गहराई से वो शुरू होता है, और कितना ऊंचा है वो? 10,205 मीटर तक ऊंचा है। लेकिन उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है, वो सबमर्ज्ड है, और थोड़ा ही पार्ट हमें उसका ऊपर दिखाई देता है। Since the side of the mountain is steep or slopy, not much land is available for agriculture. क्योंकि माउंटेन्स की जो साइड होती है वो स्टीप होती है और स्लोपी होती है, यानी ढाल वाली होती है। प्लेन सर्फेस नहीं होता, वहाँ पर ढाल सी बनी हुई होती है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है, खेती ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर। टेरेस फार्मिंग इज़ ऑफन प्रैक्टिस्ड हेयर, इन विच लैंड इज़ कट इनटू स्टेप्स और टेरेसेस टू ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी खेती होती है, वैसे तो यहाँ पर कम होता है एग्रीकल्चर, लेकिन जितना भी होता है तो यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ किया जाता है? यहाँ पर टेरेस फार्मिंग का मेथड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें जो लैंड होता है, ज़मीन होती है, पहाड़ी ज़मीन, उसे कट करके उसे स्टेप्स की तरह
बना दिया जाता है, सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है, जिसके ऊपर वो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेल्प इन वाटर रिटेंशन विच इज़ important for agriculture. Not many people live in the mountain because of the hard and tough life of the mountain. Hence, the population is the substantially low as compared to other region. Animal rearing is the main occupation of the people living here. यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं रहती है क्योंकि ये माउंटेन्स है, और माउंटेन्स की लाइफ जो होती है वो बहुत टफ़ होती है और हार्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ में दिक्कत आती है, लोगों को आसानी से हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है अदर रीजन के कंपैरिजन में. एनिमल्स रियरिंग इन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एनिमल रियरिंग, यानी पशुपालन. लोग यहाँ पर जानवरों को पालते हैं. Some of the tribes that reside in the mountain are Gadi, Bakarwal and Bhutia tribes. In summer, key migrate to higher altitude and come back to lower valley in winters. यहाँ पर कुछ ट्राइब्स रहती है जिनके नाम यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, बकरवाल, भूतिया, ठीक है. इस तरह की ट्राइब्स रहती हैं, यानी जातियाँ रहती हैं यहाँ पर. समर्स में ये माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पर, और वापस आ जाते हैं फिर लोअर वैलीज़ में विंटर्स में. यानी जब गर्मियाँ होती हैं तो ये और ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, और जब ठंड का मौसम आता है तो ये नीचे वैलीज़ पर आ जाते हैं, खाड़ियों में आ जाते हैं. माउंटेन आर ऑल्सो रिच इन फ्लोरा एंड फोना, और साथ ही माउंटेन्स जो है वो फ्लोरा और फोना से रिच हैं, भरपूर हैं. फ्लोरा यानी जो प्लांट्स होते हैं, और फोना एनिमल्स को कहते हैं. यहाँ पर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट भी होते हैं. इस तरह से ये रिच हैं इन चीज़ों से. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हेयर, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की पाई जाती है. किड्स, अब यहाँ पर आपको रिवीजन दिया हुआ है, क्विक रिवीजन एक्सरसाइज है एक. फाइंड द नेम्स ऑफ द 5 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. अर्थ के 5 मेजर लैंडफॉर्म्स के नाम आपको यहाँ पर सर्च करने हैं. लैंडफॉर्म्स के नेम्स तो आप लोगों को पता ही है, कौन कौन से हैं हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स. माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, आइलैंड एट्सेट्रा, ठीक है. तो आपको उनके 5 मेजर लैंडफॉर्म्स के नेम सर्च करने हैं इस बॉक्स के अंदर से, और ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है इन योर बुक एंड यूज़ ओनली पेंसिल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जो हमारा सेकंड हमारा लैंडफॉर्म है वो है प्लेटो, ठीक है. पिक्चर आपको नज़र आ ही रही है नीचे. प्लेटोज़ क्या होते हैं? जो ज़मीन से ऊपर होते हैं, सरफेस जिनका हमारे जो लैंड सरफेस होता है उससे ऊंचे होते हैं पहाड़ की तरह, लेकिन इनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, पहाड़ की तरह इन पर चोटी नहीं होती है, ये ऊपर से सकड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये थोड़े तो पहाड़ की तरह उठे हुए होते हैं, और इनका ऊपरी हिस्सा एकदम फ्लैट सरफेस बन जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा पिक्चर में. इस तरह के लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं प्लेटो. A plateau is an elevated area and has a flat or walled land on its top. A plateau has steep slopes on its sides. They are also known as the high plains or tablelands. प्लेटो जो है वो एक एलिवेटेड यानी उठा हुआ एरिया होता है, और इसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. प्लेटो की जो स्टीप स्लोप्स होती हैं उसकी साइड में, यानी उसकी साइड्स जो होती हैं वो भी ढाल वाली होती हैं, और इन्हें टैबलैंड्स भी कहा जाता है. जो प्लेटोज़ हैं उसका अदर नेम है टैबलैंड. लो प्लेटोज मेक अप गुड फार्मिंग रीजन, whereas high plateau are usually grassland that are considered great for grazing livestock like sheep, goat and cattle. जो लो प्लेटोज़ होते हैं यानी कम ऊंचाई वाले जो प्लेटोज़ होते हैं वो अच्छा एक फार्मिंग एरिया होता है, वहाँ पर फार्मिंग की जा सकती है. और जो हाई प्लेटोज़ होते हैं यानी जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर होते हैं ग्रासलैंड्स, जो कि ग्रेजिंग के लिए अच्छे होते हैं लाइव स्टॉक की. लाइव स्टॉक किसे कहते हैं हम?
लाइफ स्टॉक कहते हैं जो फार्मर्स अपने साथ एनिमल्स को रेयर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, वो लाइफ स्टॉक्स कहलाते हैं, जैसे कि शीप, गॉट और कैटल। सो इस तरह के एनिमल की ग्राजिंग के लिए, यानी जब ये घास चरने जाते हैं तो इन्हें ग्रास लैंड की ज़रूरत पड़ती है। सो जो हाई प्लेटोज़ होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्रास लैंड्स होते हैं। ग्रास लैंड किसे कहते हैं? जहाँ पर ग्रास होती है, ठीक है, नेचुरली ग्रोन, जहाँ पर बहुत सारी घास होती है वहाँ उसे कहते हैं ग्रास लैंड। सो हाई प्लेटोज़ पे होते हैं ग्रास लैंड, और वो अच्छे होते हैं एनिमल्स के लिए, लाइफ स्टॉक की ग्राजिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटो आर डेजर्ट, और ज़्यादातर वर्ल्ड के जो हाईएस्ट प्लेटोज़ हैं, यानी बहुत सबसे ऊंचे जो प्लेटोज़ हैं वहाँ पर है डेजर्ट, यानी वहाँ पर बंजर ज़मीन है, रेगिस्तानी इलाका है। प्लेटोज़ हैव रिच मिनरल डिपॉजिट लाइक आयरन, कोल, कॉपर, गोल्ड एट्सेट्रा। प्लेटोज़ में क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, कॉपर, गोल्ड एट्सेट्रा। प्लेटोज़ कवर अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, और अर्थ के ऊपर जितना लैंड एरिया है, जितनी भी ज़मीन है, उसका 45% हिस्सा जो है वो सिर्फ प्लेटोज़ हैं। सम ऑफ द प्लेटोज़ इन द वर्ल्ड आर डेक्कन प्लेटो इन इंडिया, तिब्बतियन प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। सो यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेटोज़ वर्ल्ड के, जिनमें से सबसे पहला है डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो प्लेटो है, ठीक है, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर प्लेटोज़ पाए जाते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। साथ में एक है तिब्बतियन प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में जो प्लेटो एरिया है उसे नाम दिया गया है कोलंबिया प्लेटो, और वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सभी इम्पोर्टेंट प्लेटोज़ हैं वर्ल्ड के। सो किड्स, हमने यहाँ तक माउंटेन और प्लेटोज़ के बारे में पढ़ा। ये हमने दो लैंडफॉर्म के दो टाइप्स कवर किए, ठीक है। आगे हम इन्हें और कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल हियर। यहाँ तक आपको अच्छे से रीड कर लेना है चैप्टर को और रिवाइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।